डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये आपको समझना है। ये किसी एटम का पावर होती है टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा होता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है और बॉन्ड के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अट्रैक्ट करने की जितनी भी पावर है किसी एटम की उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और वो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो हमने पहले स्टडी कर लिया था। तो अभी आपको आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझना है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शेयर्ड पेयर क्या है? ये जब कोई एटम जैसे H है अगर किसी सपोज Cl के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस एटम का और एक इस एटम का। तो ऐसा हो सकता है कि एक एटम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ये किसी एटम की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम शेयर्ड पेयर बोलते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन आगे आपको स्टडी करना है ग्रुप में और पीरियड में। तो पीरियड में जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। तो आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो कोशिश है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए आपको नोट करना है कि इन ए पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो ये इंक्रीज़ होती रहती है। तो ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, ये 17 ग्रुप का है, ये 16, ये 15 और ये 14, 13 और ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है तो 17 ग्रुप तक, 18 ग्रुप में तो क्या है, नोबल गैसेस हैं और उनका तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोई पावर नहीं होती है। तो इसलिए 17th ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन एलिमेंट्स की वो हाईएस्ट होती है इन सभी में। और नीचे आते आते हम ग्रुप में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ जो है वो क्या होता चला जाता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ नहीं हो पाता। तो इसलिए वेरिएशन इन ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इधर चलते चलते डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो फ्लोरीन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। तो ये आपको नोट कर लेना है। वेरिएशन पीरियड में क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिर्फ यहाँ तक 18 ग्रुप को स्टडी नहीं करेंगे और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते आते साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। हालांकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, जो आपको पहले बता दिया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ क्या है ये हम आगे स्टडी करेंगे। आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या पता चलता है वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम वगैरह जो अल्कली मेटल्स हैं, या इधर जितने भी ये एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि इनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं तो इनका कैरेक्टर तो मेटालिक ही होता है। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में एलिमेंट हैं, जैसे हेलोजन हुआ या ऑक्सीजन फैमिली हुई, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक। तो उनकी नेचर जो है वो नॉन मेटालिक टाइप की होती है। आपको पता ही है कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं राइट साइड में जो पीरियोडिक टेबल में हैं ये नॉन मेटल हैं, और स्टार्टिंग वाले जो हैं वो क्या
हैं, मेटल हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करैक्टर का आइडिया लग सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर का कैसे पता चलेगा? जब किसी एटम का किसी डिसिमिलर एटम से बॉन्ड बना होता है, जैसे H के साथ Cl है या H के साथ F है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थोड़ा सा नेगेटिव को बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, और इसको ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होता है, ये तभी होता है जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, एक की हाई हो और एक की लो हो, तभी हाई वाले पर नेगेटिव और लो वाले पर पॉजिटिव जो है चार्ज डेवलप होगा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनने से इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर। तो इस तरह से HCl, HF, H2O, NH3 ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बने हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से। और जो नॉन पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं? जो सिमिलर एटम से बने हों, जैसे H2, N2, O2, Cl2 जो हैं, जिसमें दोनों एटम एक ही जैसे हैं, तो नेचुरली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक ही जैसी होगी और कोई भी उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर, और इस तरह के जो डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बने हैं वो होंगे पोलर। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस भी आपने रीड कर लेनी है। अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपको बताया है कि पावर ऑफ एन एटम या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जब एक्चुअली ऐड होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं, और उसी वैल्यू को अगर नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो डिफरेंस जो है उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इधर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो एक सिंगल एटम जो किसी के साथ जुड़ा नहीं है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे कोई एटम किसी के साथ जुड़ा है तो इसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि वो कितना जल्दी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़े हुए एटम में ही देखते हैं जो किसी के साथ बॉन्डेड होता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्योंकि एनर्जी की वैल्यू है तो उसके यूनिट एनर्जी के किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। और इसमें क्या है, इट इज़ ए नंबर, ये एक वैल्यू होती है, नंबर होता है, एंड हैज़ नो यूनिट। तो इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पर्टिकुलर स्केल पर 4 बताई गई है, तो वो स्केल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिंग स्केल। इस तरह से बहुत सारी स्केल्स होती हैं जिनके बेस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्केल में वैल्यू 4 है। इस तरह से और स्केल में क्या किस किस तरह से वो स्केल्स होती हैं ये आप बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पर्टिकुलर नंबर है और इसका कोई यूनिट नहीं है। और थर्ड पॉइंट है इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। और थर्ड पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इट इज़ ए रिलेटिव वैल्यू, मतलब ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के पॉइंट्स को नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है वैलेंसी। हालांकि कई बुक्स में वैलेंसी को डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन अगले कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जो है कार्बन की वैलेंसी जैसे सबको पता है कि 4 होती है, वो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इस तरह से ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने CH4 का एग्जाम्पल दिया जिससे आपको पता चला कि कार्बन की वैलेंसी 4 है,
तो कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि देखिए कार्बन तो 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या कार्बन की वैलेंसी इस केस में 2 है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की खुद की वैलेंसी ही 2 है, तो जिसके साथ कंबाइन करना है उसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, तभी आपको फार्मूले से उसकी वैलेंसी पता चल सकती है। तो इसमें ये वैलेंसी जो होती है किसी एलिमेंट की वो फिक्स होती है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। तो उसी से पता चलता है, या ग्रुप नंबर से भी हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी केस में ग्रुप नंबर ही वैलेंसी को बता देता है, लेकिन किसी केस में वो डिफरेंट हो सकता है। तो वो कैसे होता है ये आपको समझना है। तो वैलेंसी का अगर आप वेरिएशन को स्टडी करते हैं ग्रुप में या पीरियड में, तो इन्हें ग्रुप में आपको बता देता हूँ पहले। तो ग्रुप में आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल तो सेम ही होते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, और सबके लास्ट में आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इन सब की वैलेंसी जो है वो सेम ही रहती है, और इनकी वैलेंसी तो 1 ही होती है। इस तरह से सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। तो वैलेंसी जो है ग्रुप में इट मीन्स की वेरी नहीं करती है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल जो है वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो इसलिए ग्रुप में वैलेंसी का कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन पीरियड में हमें इसको स्टडी करना है। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए पीरियड स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रुप नंबर लिखे हैं इस तरह से, क्योंकि पीरियड में हमें लेफ़्ट टू राइट चलना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है जो एस ब्लॉक में है। यहाँ पर डी ब्लॉक को स्टडी नहीं किया गया है, क्योंकि उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है स्टडी। और ये 13 ग्रुप हैं पी ब्लॉक से, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप को भी स्टडी नहीं किया है, क्योंकि उनका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, उनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है, नो वैलेंसी हम उन केस में बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट हम कौन से लेंगे? जैसे फर्स्ट ग्रुप से आप लिथियम ले लीजिए, और सेकंड ग्रुप से बेरिलियम जो फर्स्ट एलिमेंट ही हैं। तो इस तरह से वाक्यों के भी फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरह से। और इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद ही होंगे, जैसे ये 3, 4, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, 8 और ये फ्लोरीन का 9। और आपको यहाँ नोट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे और लास्ट शेल में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस केस में 2 आएंगे और इस केस में 3 आएंगे, इस केस में 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, और फ्लोरीन के केस में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही हमें वैलेंसी का पता चलता है। तो वैलेंसी से जो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मैंने आपको बता दिया था, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कैसे डिपेंड करेगी वो आपको देखना है। तो इसकी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, तो 1 ही वैलेंसी होगी, और बेरिलियम की 2 होगी, और बोरोन की 3 होगी, और कार्बन की 4 होती है, जैसे आपने CH4 में देखा था। और नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, मतलब वो अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, बल्कि 3 गेन करेगा। तो यहाँ पर उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो 8 पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 एटम से कंबाइन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, और इसी तरह से फ्लोरीन की 1 होगी। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी कर लेते हैं, जिससे वो क्लियर हो जाए। जैसे लिथियम के केस में लिथियम क्लोराइड बनता है, बेरिलियम के केस में BeCl2 बनता है, BeCl नहीं। और बोरोन का जो है BeCl3 या BF3 लिख सकते हैं, वो 3 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। और कार्बन का तो आपको पता है, जैसे CH4 या CCl4 आप लिख सकते हैं। और नाइट्रोजन का क्या होगा? NH3, वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। और ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, तो इसको हम H2O लिखते हैं, OH2 नहीं लिखते। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? HF। तो फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। तो वैलेंसी का वेरिएशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लेफ़्ट से राइट तक 4 तक इंक्रीज़ होती है, और बाद में फिर क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो इस तरह से वैलेंसी वाले टॉपिक को आपने जस्ट रीड कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप।
हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी सबसे कुछ डिफरेंटली बिहेव करता है, इसी को हम बोलते हैं अनॉमलस बिहेवियर। वैसे आपने सुना है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, लेकिन फर्स्ट मेंबर की नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, ये आप किसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इन जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है, तो वो आपको समझना है। तो एक तो ये फर्स्ट रीज़न तो इसका यही है कि इट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। तो इसका साइज़ जो है इनके कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसलिए भी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हो जाती हैं। और सेकंड पॉइंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा रहेगी स्मॉल साइज की वजह से, और स्मॉल साइज की वजह से ही इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो मीन्स कि उसकी आयनेशन एंथैल्पी जो है बहुत हाई होगी इनके कंपैरेटिवली। और एक थर्ड पॉइंट ये है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। इसका क्या मतलब है ये आप कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p3। अगर आप फास्फोरस की बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पर 3d ऑर्बिटल भी होगा, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो। इस तरह से जब आप आर्सेनिक की बनाएंगे तो उसमें 4d वेकेंट ऑर्बिटल बनेगा, इसमें 5d ऑर्बिटल होगा। हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, लेकिन उन सबके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ऐसा है जहां पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से कुछ अलग से प्रॉपर्टी अराइज हो जाती हैं जो इन केस में होती हैं और फर्स्ट एलिमेंट के केस में नहीं होती। तो इसलिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल मीन्स इसके लास्ट शेल में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2d तो कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इन सब वजह से हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है बाकी सबसे डिफरेंटली बिहेव करता है, इसी को बोलते हैं अनॉमलस बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये भी आप किसी एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। तो हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो है देख लेते हैं। जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एलिमेंट्स हैं। तो ये इस तरह का एक पीरियड लिया हमने लेफ़्ट टू राइट, और इसके एक नीचे वाला भी ले लेते हैं। लिथियम के नीचे क्या है सोडियम, और यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम, यहाँ एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप ये कहता है कि हर ग्रुप का, जैसे ये 13 ग्रुप लिया है मैंने, हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी शो करता है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसमें लिखेंगे क्या, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है इस तरीके से होगा, कार्बन का फास्फोरस के साथ होगा, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ होगा, इस तरह से बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ होगा, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होगा। तो डायगोनल रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे नहीं होता है, और ये आगे चलकर भी नहीं होता, ये यहीं पर ऑब्जर्व आप इसको करेंगे। तो इसमें आपको लास्ट में ये भी बताना पड़ेगा इसका काज कि ये होता क्यों है। तो ये इसमें सिमिलैरिटी जो है किस में होगी, सिमिलर इन आयनिक रेडियस। तो इसमें क्या होगा, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं, और इनकी जो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, क्योंकि रेडियस सिमिलर होने से ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो जाती हैं। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। तो जब हम यहाँ से यहाँ चले तो साइज़ डिक्रीज़ हुआ, इधर आए तो साइज़ फिर क्या हुआ, इंक्रीज़। तो थोड़ा डिक्रीज़ और थोड़ा इंक्रीज़, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैच करती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसका रीज़न, इसमें आपको इतना स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी।
तो किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है वो उसके पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये आपको समझना है। तो रिएक्टिविटी उसी की ज़्यादा होती है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता हो या बहुत जल्दी गेन कर सकता हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं जो लूज़ भी नहीं करती इलेक्ट्रॉन को और गेन भी नहीं करती क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है, तो उनकी रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, या तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है एलिमेंट्स यहाँ पर, क्योंकि इनके साइज़ बड़े हैं और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। या राइट साइड में देखें पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बनाए हैं तो ये 18 ग्रुप को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं इस साइड में, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह जो राइट साइड में हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी उन्हीं की ज़्यादा होती है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करते हैं। इनके साइज़ बड़े हैं तो इसलिए जल्दी लूज़ करते हैं, और इनके साइज़ स्मॉलर हैं तो इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं लेफ़्ट वालों की बात करूं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, और इसलिए ये इनका क्या होता है, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उनका मेटेलिक करैक्टर अच्छा होता है, मींस कि वो गुड मेटल्स होते हैं। और आपको पता है कि मेटेलिक करैक्टर जो है नीचे आते आते क्या होगा, नीचे आते आते साइज़ बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मेटेलिक करैक्टर जो है इंक्रीज़ होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिनकी जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाए। जैसे सोडियम है तो सोडियम जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। आपको पता है इसकी कॉन्फिगरेशन ऐसे होती है 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से कॉन्फिगरेशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग करैक्टर भी नीचे आते आते इंक्रीज़ होता है जैसे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम इनकी बात करें लेफ़्ट वालों की, तो क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए इनका जो करैक्टर है वो नॉन मेटेलिक करैक्टर होता है। और नॉन मेटेलिक करैक्टर नीचे आते आते क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ऊपर वाले ज़्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ये होते थे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की बजाय क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन होती है इजीली, वो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का या कोई भी हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन है 287, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा ताकि इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर नीचे आते आते क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा साइज़ बढ़ने की वजह से। हालांकि रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो नीचे आते आते क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और इजी हो जाता है साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो इनका जो रिएक्टिविटी है और मेटेलिक करैक्टर और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करैक्टर, ये आपको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ अलोंग ए ग्रुप एंड पीरियड। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में या पीरियड में किस तरह से वेरी करती हैं उनको हम क्विकली ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे ये मेटेलिक करैक्टर और रिड्यूसिंग करैक्टर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये दोनों करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर भी और मेटेलिक करैक्टर भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नीचे आते आते ईजी हो जाता है। और ये जो है लेफ़्ट टू राइट जो है दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है पीरियड में। इस तरह से आपको ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो आपको पता है कि पीरियड में इंक्रीज़ होती चली जाती है 17 ग्रुप तक। हेलोजन्स को हम हेलोजन्स हैं 17 ग्रुप, और 18 ग्रुप में नोबल गैसेस को स्टडी नहीं करेंगे। तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होंगे, और ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर
डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नीचे आते आते साइज़ बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर का वेरिएशन भी आपको स्टडी कर लेना है। और आगे देखते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ। बेस जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में OH देते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के मैंने हाइड्रोक्साइड्स लिखे हैं। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से। तो आपको पता है कि ग्रुप में नीचे आते आते साइज़ बड़ा हो जाता है, तो OH रिलीज़ करना जो है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो KOH जो है NaOH से ज़्यादा बेसिक होगा, मींस कि ये OH जो है इजीली रिलीज़ कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और पॉजिटिव जो है नेगेटिव को उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और OH नेगेटिव जो है जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ हो सकता है क्योंकि इनकी आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, सिमिलरली OH भी जल्दी रिलीज़ हो सकता है K का साइज़ बड़ा होने से, और इनके साइज़ तो और भी ज़्यादा बड़े हैं, तो वो और भी जल्दी OH जो है रिलीज़ करेंगे एक्वस सोल्यूशन में और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरह से हम कुछ ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है या किसी की बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मींस कि ये तो एसिडिक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक नेचर को शो करते हैं। और ये सल्फर्स जो है वो 16 ग्रुप से है और क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप से है। तो जो बड़े वाले ग्रुप हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्लोरीन जब उसमें वाटर में डिज़ोल्व होगा यहाँ से तो HCl बनेगा, तो एसिडिक ही नेचर रहेगी। और ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, तो इनके जो बीच वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं ये थोड़ा बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो इनकी नेचर एम्फोटेरिक होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। स्टार्टिंग वाले बेसिक होंगे, लास्ट वाले एसिडिक होंगे और बीच वाले क्या होंगे, एम्फोटेरिक, मींस की जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एसिड बेस के बारे में आप किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थी कुछ जर्नल ट्रेंड्स प्रॉपर्टी में, इनको आपको नोट कर लेना है।